हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के साइंस के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम 7, 8, 9 को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को समझना होगा कि हम इस जो भी इस यूट्यूब मतलब ये जो सीरीज़ ला रहे हैं यूट्यूब का, ये क्यों ला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर थोड़ा सा बीपीएससी के पैटर्न को समझेंगे तो जो साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, है ना। और ये जो क्वेश्चंस हैं साइंस में स्कोर करना थोड़ा रिलेटिवली आसान है अगर आप उसको कंपेयर करोगे करंट से, अगर आप उसको कंपेयर करोगे हिस्ट्री से। और एक और सेक्शन है बिहार स्पेशल। ये चारों सेक्शन को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे साइंस से हमने देखा 30, करंट से 30 to 35 आ जाता है, उसी तरीका से हिस्ट्री से 30-35 क्वेश्चन आ जाता है। और बिहार स्पेशल को आप जिस तरह से देखो, क्योंकि बिहार स्पेशल का सेक्शन बहुत वाइड है, सिलेबस इकोनॉमिक सर्वे से आता है, बजट से आता है, ज्योग्राफी से आता है, सेंसस से आता है, फॉरेस्ट सर्वे से आता है, तो काफ़ी सारा सेक्शन को आप कवर करते हो तब आपका बिहार स्पेशल आता है, फिर बिहार हिस्ट्री आता है। बट साइंस में थोड़ी चीज़ें आसान हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है ना। कंसेप्चुअल का क्लैरिटी होना ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजिंग लगेंगे और आपका गलती हो जाएगा। अब देखो, तो अगर फिजिक्स का हम लोग देखेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का लगभग 10 क्वेश्चन और बायोलॉजी का लगभग 10 क्वेश्चन हर साल पूछता है लगभग। ठीक है, तो इन तीनों सेक्शन को हम लोग किससे करेंगे, एनसीईआरटी से कवर करने का कोशिश करेंगे। तो देखो, हर साल ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते थे, हर साल भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर होते थे। बट इस साल हमने देखा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो प्री डोमिनेट किए थे, जहाँ पे वर्ड टू वर्ड, है ना, वर्ड टू वर्ड जो है क्वेश्चन को एनसीईआरटी से पिक किया गया इस बार। यही चीज़ हम देखें कि ज्योग्राफी में भी किया गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर 13 to 14 क्वेश्चन जो आए थे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, उनका डायरेक्ट रेफरेंस था, डायरेक्ट एकदम वर्ड टू वर्ड उठाया गया था एनसीईआरटी से। उसी तरीक़ा से आप पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि साइंस के लिए एनसीईआरटी को रेफ़र करेंगे और 6 से स्टार्ट करके जितने भी एनसीईआरटी 12 तक जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स 11-12 में सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही 6-7 पे इंपॉर्टेंट है, तो जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनके क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और हर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि जो रेलिवेंस कितना ज़्यादा है एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम में। अगर बीपीएससी देख लो, यूपीएससी देख लो, यूपीपीसीएस देख लो, किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी का प्रिडोमिनेंस रहता ही रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को देखने का 4-5 रूल्स हैं। सबसे पहला क्या है कि मैं जब क्वेश्चन बोलूँगा तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को सोचना, ऑप्शंस पे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, और फिर आप जो लास्ट में है, जो भी 13 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप अपना मार्क बताना कि हाँ मेरा 10 सही हुआ, मेरा 12 सही हुआ। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका वीडियोस प्रोग्रेस करेगा, आपका तैयारी अच्छा होगा, तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। सेकेंड रहा कि ऑप्शंस मैंने कैसे डिसाइड किए, तो अभी मैंने ऑप्शंस को उसी तरीका से रहा जो लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो किया गया है। बीपीएससी ने कहा है या सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि ऑप्शन हो सकते हैं कि ई को हटाया जाए, लेकिन जब तक इस पर पूरा क्लैरिटी नहीं आ जाता है, हम जो ऑप्शंस आए थे उसी को स्टिक करेंगे। वीडियो जो है वो कोशिश रहेगा कि बाइलिंगुअल रहे, मतलब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना, मैं यही बोलूँगा। एक और चीज़ है कि कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका बताऊँ, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि क्लास कैसा जा रहा है, कुछ इंप्रूव करना है या आपको कैसा लग रहा है, ये आप बताते रहना। ठीक है, तो चलो इसी एनर्जी से शुरू करते हैं हमारा ये क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट इज यूज्ड एज अ फूड। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि बनाना प्लांट का कौन कौन सा पार्ट फूड की तरह या खाने की वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए फ्लावर, 2 बी फ्रूट, 3 स्टेम या फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन हर बार हम नहीं पढ़ेंगे, इस बार पढ़ ले रहे। तो क्या बोलता है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से, इन ऑप्शन में से एक से ज्यादा या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो हमको तो ये तो पता है कि देखो फ्रूट तो है, हम लोग जो है जो बनाना खाते हैं ना, फल की तरह खाते हैं, तो फ्रूट तो हम खाते हैं।
उसी तरीका से जो उसका फ्लावर होता है ना, इस तरीका कुछ फ्लावर होता है, आगे हम दिखाएंगे पिक्चर में आपको कि फ्लावर कैसा होता है। तो फ्लावर को भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। और उसका स्टेम जो होता है, उसका स्टेम को भी खाया जाता है, उसका करी में डाला जा सकता है ना। उसके स्टेम को हम लोग पिकल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका फ्लावर हो गया, ये बनाना ट्री का फ्लावर है। ये जो है इसको फ्रूट हम लोग बोल देते हैं, और ये इसका स्टेम है, इसको छोटा छोटा करके हम लोग पिकल्स की तरह या करी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि बस हमें फ्रूट दिखा मार दिए और निकल लिए और फिर आगे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज ऑड वन आउट, ठीक है। इसमें इन जो भी मतलब क्वेश्चन दिया है कि इनमें से जो प्रोटीन के सोर्सेज दिए हुए हैं वो ऑड वन है, मतलब उनमें से कुछ अलग है, ठीक है। तो देखो पीज, ग्राम, सोयाबीन, तो ये भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ये भी प्लांट बेस्ड है और ये भी प्लांट बेस्ड है। तो तीनों में से कोई भी ऑड वन आउट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो अब देखो, जैसे कि हम लोग पनीर खाते हैं ना, पनीर जिसको बोलते हैं कॉटेज चीज, ठीक है। तो कॉटेज चीज अगर रहता ऑप्शन में तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो सोयाबीन के जगह पे ऑप्शन रहता कि पनीर या कॉटेज चीज, तो ऑप्शन रहता है कि ऑड वन आउट कौन है भाई, तो पनीर ऑड वन आउट हो जाता। लेकिन मैंने ऑप्शन कैसा सेट किया कि तीनों ही सही ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देखो बीपीएससी जो है अब मोर देन अबव और नन ऑफ द अबव को एक्टिवली यूज कर रही है। मतलब लगभग मुझे याद नहीं है काउंट, मैं काउंट करके देखूँ, लेकिन 20+ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो पहले तो 10 क्वेश्चन ही रहता था, 20 हो गया है। तो इस तरीका से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब एक और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अगर ऐसा होता है ना कि क्या रूट, बनाना ट्री का क्या रूट को हम भी प्लांट फूड की तरह यूज कर सकते हैं, तो नहीं, रूट को हम लोग नहीं खाते हैं, फ्लावर, फ्रूट और स्टेम को खाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट मिल्क में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नहीं है। तो देखो प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क, तो मिल्क में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें से सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेस, मतलब इन स्टेटमेंट को पढ़िए जो डिजीज से रिलेटेड हैं या डिजीजेस से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला, ये जर्म से होता है, ठीक है। दे आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, दे कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट, और फोर्थ है दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। मतलब कि डिजीज जो है वो जर्म्स के थ्रू हो जाता है। डिजीज जो है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारे जो खान पान है उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उस वजह से भी डिजीजेस होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो डिजीजेज हैं वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर की जा सकते हैं। और लास्ट है कि जो डिजीजेस है वो बैलेंस डाइट, मतलब अच्छा खान पान, मतलब प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, फैट्स अच्छे क्वांटिटी में जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, अगर हम उससे लेंगे तो इन डिजीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो अगर देखोगे तो ये सारे स्टेटमेंट डिजीजेस से तो रिलेटेड है, लेकिन फिर यहाँ पे एक बोलता है कि विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक डेफिशिएंसी डिजीज को बताता है, ठीक है। तो देखो डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो हमारे खाने पान में न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं। किससे कमी से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि वो किसी पर्सन को कॉन्टैक्ट से नहीं जा सकता है ना, तो वो कैसे आता है, वो बैलेंस डाइट खाने से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। वो बैलेंस डाइट खाने से प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 नहीं, 1 और 3 नहीं, 3 और 4 यहीं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 and 4, मतलब नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मोर देन अबव नहीं होगा, ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, कि इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जो इस साल बीपीएससी में पूछा गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेला गया। कहा गया कि विथ रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहा कि रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पायराइट। हमें पता है कि हाँ, रोहतास में पायराइट का बहुत ही ज़्यादा डिपॉजिट पाया जाता है। दूसरा कि लाइमस्टोन कैमूर में भी है, मुंगेर में भी है, रोहतास में भी है। तो हाँ, तीनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि गोल्ड डिपॉजिट जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। तो हाँ, ये भी सही है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने मोर देन अबव का ऑप्शन टिक किया क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही थे। लेकिन बीपीएससी का जो आंसर था, कहा कि ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब स्टेटमेंट तो तीनों करेक्ट है बट इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। मतलब जो ये मतलब ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, मोर देन अबव और नन ऑफ द अबव, ये इन तीनों स्टेटमेंट से रिलेटेड है या इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड है, ना कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उस वजह से हमने ये क्वेश्चन को सेट किया था। चलो आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इन फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा। मतलब कि हमारे खाने में, मतलब मान लो कुछ खाना है हमारा, तो उसको में अगर कोई भी मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेथड है। ठीक है, जहाँ पे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। तो कहता है कि किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वो है प्रोटीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमको और समझना है कि मान लो अगर पूछता है कि स्टार्च, ठीक है, अगर स्टार्च का हम लोग टेस्ट बताएं तो वो टेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जो फूड आइटम है उसको लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, और अगर जो हमारा फूड है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जैसे मेरा मार्कर है, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ मेरे फूड में स्टार्च का प्रेजेंस है। ठीक है, तो कोई भी खाने में अगर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन डालने से वो कलर चेंज करता है ब्लू ब्लैक, तो वो स्टार्च है। इसी तरीका से जब हम लोग पढ़ा कि प्रोटीन है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो कोई भी फूड है, अगर वो सॉलिड है तो उसका पेस्ट बना लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन लगभग 2 ड्रॉप और कॉस्टिक सोडा डालेंगे लगभग 10 ड्रॉप। और अगर हमारा कलर जो होता है वो वायलेट हो जाए, क्या हो जाए, वायलेट हो जाए, तो हम उससे कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा खाना है उसमें क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा से हम लोग क्या मिल जाता है, प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें जो ऑप्शन है नेचुरल फाइबर है। तो क्या कॉटन नेचुरल फाइबर है, हाँ। जूट है, हाँ। नाइलॉन है, नहीं। नाइलॉन जो है वो क्या है, वो है आर्टिफिशियल फाइबर है। तो पूछा क्या था कि कौन सा नेचुरल फाइबर है, तो 2 ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द, मतलब कॉटन एंड जूट बोथ आर नेचुरल फाइबर्स, जो कि नेचर से हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज्ड फॉर गेटिंग जूट फाइबर। क्वेश्चन कह रहा है कि जूट प्लांट के किस पार्ट से, ठीक है, किस पार्ट से हमें जूट फाइबर मिलता है। तो उसके फ्लावर से मिलता है, नहीं। उसके स्टेम से मिलता है, हाँ। उसके फ्रूट से मिलता है, नहीं। ठीक है, तो उसका जो फाइबर है वो हमें उसके जूट से मिलता है प्रीडोमिनेंटली, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा अलग सा इंफॉर्मेशन बताना ज़रूरी है कि देखो यहाँ पे ना एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग। ठीक है, या इसका मतलब होता है प्रिफरेंशियल रॉटिंग। तो ये देखो, ये जूट के स्टेम से है ना, ये जो पूरा
गुच्छा बनाया हुआ है ना, इसमें जूट के स्टेम्स हैं। तो जूट के स्टेम्स को काफ़ी समय तक पानी में छोड़ा जाता है। उससे क्या हो जाता है कि जो उसका वुडी स्टेम है वो सेपरेट हो जाता है, मतलब फाइबर जो है उसके स्टेम से सेपरेट हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो सेल्यूलोज है ना वो डैमेज भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन, मतलब हमें बस याद रखना है कि जो जूट को मतलब ऑब्टेन करने का प्रोसेस है, या जो जूट के फाइबर को अगर ऑब्टेन करने का प्रोसेस पूछेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग। तो मैच द फॉलोइंग में किसी और ऑप्शंस में इसको यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा। जरूरी है, आप वीडियो का देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में इन सब का आंसर करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन है, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने किसी ने कमेंट किया है तो मैं आपका नाम भी लूंगा कि आपने इसको अच्छे से कमेंट किया, आपने पार्टिसिपेट किया इसमें। दूसरा, अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का, ठीक है, फर्स्ट रैंक हम नहीं पूछ रहे क्योंकि हम बिहार से पर्सपेक्टिव से कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो पूछेगा कि बिहार का जूट प्रोडक्शन में इंडिया में रैंक क्या है। थर्ड, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ कि एक्सपोर्ट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कंट्री करती है जूट में। ठीक है, अगर इसका आंसर ना, तो देखो यहाँ पे एक चीज है ना कि क्लाइमेट जो है ना जूट के लिए बहुत प्रीडोमिनेंट है। तो अगर आप उसका क्लाइमेट समझ जाओगे तो आप उसका प्रोडक्शन समझ जाओगे कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करो। अगली वीडियो में हम अच्छे से समझाएंगे कि जूट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और क्यों होता है। ठीक है, क्या मतलब प्रीडोमिनेंट कंडीशन पाए जाते हैं जूट के प्रोडक्शन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। Which type of deficiency disease is caused by vitamin B1 deficiency? अब ये देखो एक आसान क्वेश्चन है, हमने अच्छे से तैयारी की होगी तो हमें पता होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, स्कर्बी, रिकेट्स या ग्वाइटर। बताओ, तो इसका आंसर जो होगा ना वो इनमें से तीनों में से कोई नहीं होगा। देखो मैं ऑप्शन जानबूझ के नन ऑफ द अबव रख रहा हूँ ताकि गलती एग्जाम में ना हो और सारा गलती यहीं हो जाए, तैयारी में ही जितना खून बहना है, जितना पसीना बहना है, एग्जाम में ना बह के घर पे ही बह जाए, है ना, ताकि एग्जाम में सिर्फ सक्सेस मिले हमें। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या हो गया, विटामिन B1 का बेरी। अब देखो ये जो टॉपिक है ना विटामिन, ठीक है, उसके डेफिशिएंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव में, और हर साल इससे किसी ना किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन आता ही है। तो थोड़ा इसको समझते हैं। तो अगर हम देखेंगे ना तो जो विटामिन A, D, E, K, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैट में सॉल्यूबल होने वाला विटामिन। ठीक है, तो फैट सॉल्यूबल विटामिन अगर पूछेगा तो हमने देखा कि जो ADK है वो क्या है, वो है फैट सॉल्यूबल विटामिन। अब हम लोग क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट ये नहीं से पूछेगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो विटामिन है जैसे कि A है तो उसका केमिकल नाम क्या है और उसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। अब इसका देखो कोई तरीका है नहीं याद करना, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे ना तो A, D और E के ये तो थोड़ा आसान है, याद हो जाता है। जैसे कि A तो उससे देखो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। तो हम लोग को कहा जाता है ना कि यार कैरेट खाओ, कैरेट खाने से आंख की रोशनी तेज होती है। तो उससे हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि विटामिन A रिलेटेड टू कैरेट, तो विटामिन A अगर कैरेट से रिलेटेड है तो वो हमारे आई से रिलेटेड यानी नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। और आईज में क्या होता है, एक पार्ट होता है रेटिनॉल, तो वो रेटिनॉल से रिलेटेड हो गया, तो उसका केमिकल नेम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। अब विटामिन डी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि देखो जोड़ों का दर्द होता है तो वहाँ पे हम लोग विटामिन डी का डेफिशिएंसी बोलते हैं, तो उससे क्या हो गया, रिकेट्स हो गया या ओस्टोमेलेशिया हो गया। अब यहाँ पे देखो एक पूछता है ना कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं ओएस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओएस्टोलॉजी। तो क्या हो गया, कैल्शियम या कैल्सीफेरॉल, तो अर्गो कैल्सीफेरॉल या कोयलो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल यानी D2 या कोली कैल्सीफेरॉल यानी D3। इसी तरह से देखो विटामिन ई का जो डेफिशिएंसी केमिकल नेम है उसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। और ये कब होता है, इससे डेफिशिएंसी आता है माइल्ड हेमोलाइटिक एमीनिया हो सकता है इन न्यू बॉर्न इन्फेंट से रिलेटेड। फिर विटामिन के देखो फाइलोक्विनॉन K1 से रिलेटेड है और K2 का नाम है मेनाक्विनॉन्स। और इससे क्या होता है, तो देखो ये जो है ना ब्लड फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अगर ब्लड फंक्शंस नहीं होंगे तो ब्लीडिंग हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये ADK हो गया। अब इसमें देखो बी वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और विटामिन C।
अब विटामिन सी तो हमें याद रहेगा कि स्कर्वी जो ऑरेंजेस से हम लोग खाते हैं, और उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाता है वो स्कर्वी, और इसका जो केमिकल नेम क्या हो गया वो है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ तो क्लियर है। लेकिन जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन जो बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी होती है याद करने में, और इसका एक ही तरीका होता है कि आप बार बार इसको पढ़ो, ठीक है। रिपीटेड टाइम इंटरवल्स में अगर आप इसका रिविजन करोगे ना तो आपको कुछ याद रहेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो होता है विटामिन B12 जो है साइनाकोबालामाइन, ठीक है। उसी तरीका से अगर विटामिन B9 पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड या फॉलिनिक एसिड, ठीक है। तो B9 हो गया, B12 हो गया, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीका से हम लोग को और भी याद रखना है। अब देखो 5 याद रखने की तैयारी क्या है। 5 मतलब क्या होता है, 5, तो पैंथ, 5 मतलब पैंथोनोइक एसिड, तो एक याद हो गया। अब देखो फिर अच्छे से सिलसिलेवार तरीका से भी और देख लेते हैं। तो B1 का हो गया थाइमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 का नाइसिन, 5 का पैंथोनिक एसिड, 6 का पिरिडॉक्सिन या पिरिडॉक्सेमाइन, और विटामिन 7 का बायोटिन। 9 जो देखो याद रहना चाहिए, फॉलिक एसिड, काफ़ी मतलब एनीमिया में डेफिशिएंसी में हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं, तो वहाँ से याद रखो। और विटामिन 12 में तो हमें पता था कि कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन 12 में पाया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हम लोग ने देखा कि जो विटामिन है उनसे रिलेटेड केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीजेस। आगे भी जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि इस टाइप की चीज़ें काफ़ी रिपीट होंगी, तो हम लोग वहाँ पे भी फिर से इसके रिवाइज करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, देखूंगा कि आपको कितना याद है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखना, ये जो नेक्स्ट 9 और 10 का क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसको आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भाई देखो एनसीईआरटी इज द की, ठीक है। हाँ, घटना चक्र भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पीवाईक्यू है ना, घटना चक्र क्या है, पीवाईक्यू का एक कंपाइलेशन है, तो हाँ वो सही है। लेकिन बीपीएससी अब थोड़ा पीवाईक्यू से अलग जाके न्यू क्वेश्चंस को फ्रेम कर रही है खुद से, तो वहाँ पे एनसीईआरटी का प्रीडोमिनेंस हम लोग देख रहे हैं, और हो सकता है ये चीज़ आगे भी रिपीट हो। चलो, which of the following is the correct match between the characteristic of the stem and the category of the plant। मतलब प्लांट और उसके स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही मैच करता है, ठीक है। तो देखो वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, तो ये बात तो सही है, ये ए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ग्रीन टेंडर स्टेम, तो इसको श्रब बोलते हैं। देखो श्रब क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि रोज श्रब है, तो उसका स्टेम टेंडर थोड़ी ना होता है, काफ़ी मजबूत होता है, टाइट होता है, मतलब ग्रीनिश होता है, हार्ड होता है। तो ग्रीन टेंडर स्टेम इज नॉट श्रब बट इट इज हर्ब, ठीक है। तो ग्रीन टेंडर स्टेम जो होता है हर्ब, मतलब जो उसको आराम से ऐसे मोड़ दोगे मोड़ जाएगा, जैसे तुलसी का प्लांट देखो वो एक हर्ब है ना। फिर देखो थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर द बेस, उसको ट्री बोलेंगे। तो मान लो देखो तुम मैंगो का ट्री देखे हो ना, वहाँ का ब्रांच कहाँ होता है, ऊपर में होता है, नीचे में तो नहीं होता है, तो ब्रांचिंग नियर द बेस नहीं, तो ये किसका हो जाएगा, ये श्रब का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर थिक हार्ड प्लांट विद ब्रांचिंग हाई ऑन द प्लांट, इसका यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे श्रब होना चाहिए, तो नहीं, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये तो ट्री का एग्जाम्पल हो गया कि थिक हार्ड स्टेम है और ब्रांचिंग का है, हाई है तो उसको ट्री बोलेंगे, नीचे है तो उसको श्रब बोलेंगे, ठीक है। अगर टेंडर स्टेम है तो उसको हम लोग हर्ब बोलेंगे। और जो स्टेम खुद को मतलब स्टैंड ही नहीं करता, जैसे क्रीपर्स, जैसे कद्दू का पेड़ हम देखते हैं, क्या होता है, बेचारा नीचे से घूमते रहता है, उसको उतना ताकत ही नहीं होता है कि वो खड़ा हो पाए। तो वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या हो जाता है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पीटियोल अटैच लीफ टू स्टेम, हाँ। लैमिना ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, हाँ। मार्जिन गिव्स शेप टू लीफ, हाँ। बट जो वेन्स है वो ट्रांसपीरेशन में हेल्प नहीं करता है। जो मेजर ट्रांसपीरेशन होते हैं, तो ट्रांसपीरेशन भी अलग अलग तरीका से होता है, लेकिन जो मेजर ट्रांसपीरेशन होते हैं वो स्टोमेटा से होता है, ठीक है। तो जो मेजर ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटा से होता है, कुछ क्यूटिकल से भी होता है, ठीक है, कुछ बार्क से भी होता है उसका। तो बार्क ऑफ द ब्रांचेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर, क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था कि वेन से ट्रांसपीरेशन होता है, नहीं, तो कहाँ से होता है, मेजर ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट फिर से एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ये जो दोनों क्वेश्चन अभी हमने दिखाया 9 और 10, इसी को मिला के ये क्वेश्चन बना दिया गया।
पीटियोल अटैचेस लीव टू स्टेम। हाँ, नॉट करेक्ट पूछा था। क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो पीटियोल अटैचेस लीव टू स्टेम। हाँ, थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर द बेस। मैंने क्या बताया कि जो ट्री का ब्रांचिंग होता है वो ऊपर होता है, जो श्रब का ब्रांचेस होता है वो नीचे होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। तो हाँ, क्रीपर नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो क्या हो गया, बी सही हो गया। तो देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो, हमने अभी क्या पढ़ा कि पीटियोल, तो ये क्या करता है, ये लीफ को, ये क्या है, लीफ है हमारा, इसको स्टेम से कनेक्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोले, पीटियोल बोले। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था, जो शेप प्रोवाइड कर रहा था, ये जो ग्रीन कलर था, क्या बोल रहा था, देखो, लैमिना, ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। तो जो ये ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, ये जो वेन्स है, ये क्या है, वेन्स है, और वेन्स की जो बीच का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडरिफ। ठीक है, अब वेन्स भी जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक कहता है रेटिकुलेट है, यहाँ पे एक पैरेलल है। तो यहाँ पे जो वेन्स है ना, ये इसको अगर बोलेगा कि ये किस टाइप का वेन है, तो ये रेटिकुलेट टाइप का वेन है। ऑल्दो ये सब नहीं पूछेगा वेन्स किस टाइप का है, बट थोड़ा सा याद रखना चाहिए, सब पता होना चाहिए कि पीटियोल क्या है, क्योंकि तो नहीं पता कि पूछेगा। मान लो देखो, ये जो ग्रास टाइप ग्रासेस होते हैं, उसका जो लीफ वेनिशन होता है वो कैसा होता है, वो पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल होता है, मतलब यहाँ पर जो मिडरिव है उसके पैरेलल जा रहा है। ठीक है, तो लीफ वेनिशन दो तरह का हमने देख लिया, एक रेटिकुलेट देख लिया और एक पैरेलल देख लिया। इस मिड पार्ट को क्या बोलते थे, मिडरिव बोलते थे। ये जो अटैच करता था, इसको हम लोग पेटियोल बोले, इसको लैमिना बोले। फिर हमने देख लिया कि ट्री किसको बोलते हैं, श्रब किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर देख लिया कि क्रीपर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब पूछेगा, और क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, एक और पूछेगा कि हर्ब क्या है, तो हर्ब पूछेगा तो प्लांट्स विथ ग्रीन, कैसा होता है, ग्रीन और टेंडर स्टेम होते हैं उसके। ठीक है, जो श्रब होता है उसका स्टेम हार्ड होता है, बट इसका टेंडर स्टेम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मतलब इनमें से कौन सा जो टर्म्स है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को बताता है। तो सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन, तो नहीं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो हाँ, ओवरी, स्टेमन एंड स्टिग्मा, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो देखो, ये एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये जो सारे हैं, इसको स्टैमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और उसके ऊपर जो ये ऊपर येलो कलर का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और ये जो बीच का पार्ट है, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं समझाऊंगा। ये जो बीच का पार्ट हम देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। तो अभी हमने जो पढ़ा फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, तो यही है स्टाइल, ये बीच वाला पार्ट, स्टिग्मा, ये ऊपर का पार्ट, और ओवरी यहाँ पे। ठीक है, और ये तीनों को जो हम लोग मिला के हम लोग बोलते हैं, तो वो किसका पार्ट होता है, वो फीमेल ऑर्गेन है, जिसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी टुगेदर इज कॉल्ड पिस्टिल। और पिस्टिल कहाँ पाया जाता है, ये देखो बीच में पाया जाता है, चारों ओर ये स्टेमन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।